देख भाई क्या पढ़ेंगे, इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी क्या बोला है, प्राइवेट सेक्टर और मार्केट के सापेक्ष स्टेट व गवर्नमेंट की भूमिका के आधार पर इकोनॉमी को 3 भाग में क्लासिफाई किया गया है। पहला है क्या, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कैपिटल इकोनॉमी। और दूसरा कौन है, राज्य अर्थव्यवस्था स्टेट इकोनॉमी। और तीसरा है क्या, मिश्रित अर्थव्यवस्था मिक्स्ड इकोनॉमी। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कैपिटल इकोनॉमी क्या होता है, इसका मतलब ऐसी व्यवस्था से है, ऐसी व्यवस्था में कैसी, कैपिटल इकोनॉमी में क्या उत्पादन करना है, कितना उत्पादन करना है और उसे किस कीमत में बेचना है, यह सब मार्केट डिसाइड करता है बाजार तय करता है। इसमें सरकार की कोई भूमिका नहीं रहती। कैपिटल इकोनॉमी में सरकार की कोई भूमिका नहीं रहती। नोट में लिखा है 1776 1776 में प्रकाशित एडम स्मिथ की बुक थी द वेल्थ ऑफ नेशन। द वेल्थ ऑफ नेशन एडम स्मिथ 1776 में प्रकाशित हुई। इसमें क्या है कि इसमें कैपिटल इकोनॉमी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उद्गम स्रोत माना जाता है, इमर्जेंट सोर्स। उद्गम स्रोत पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का द वेल्थ ऑफ नेशन एडम स्मिथ की बुक को माना जाता है। 1776 में वेल्थ ऑफ नेशन एडम स्मिथ छपी थी। अब आया क्या दूसरा, राज्य अर्थव्यवस्था स्टेट इकोनॉमी। इस स्टेट इकोनॉमी की उत्पत्ति ओरिजिन कैपिटल इकोनॉमी की लोकप्रियता के विरोध के बाद हुआ था। इसमें स्टेट इकोनॉमी राज्य अर्थव्यवस्था में जो उत्पादन होता है, आपूर्ति होता है, सप्लाई, और उसकी जो कीमत होती है, सबका फैसला गवर्नमेंट के द्वारा लिया जाता है। ऐसी अर्थव्यवस्था को कैसी, स्टेट इकोनॉमी, राज्य अर्थव्यवस्था को केंद्रीकृत सेंट्रलाइज्ड नियोजित अर्थव्यवस्था बोलते हैं, जो कि गैर बाजारी अर्थव्यवस्था है ना, गैर बाजारी अर्थव्यवस्था है राज्य इकोनॉमी। स्टेट इकोनॉमी गैर बाजारी अर्थव्यवस्था है। राज्य की अर्थव्यवस्था की दो अलग अलग शैली नजर आती है। सोवियत यूनियन की अर्थव्यवस्था को सोशलिस्ट इकोनॉमी, सोवियत यूनियन की अर्थव्यवस्था को समाजवादी अर्थव्यवस्था सोशलिस्ट इकोनॉमी बोलते हैं। जबकि 1985 से पहले 1985 से पहले चीन की इकोनॉमी को साम्यवादी अर्थव्यवस्था कम्युनिस्ट इकोनॉमी कहते थे। अब आया क्या, समाजवादी अर्थव्यवस्था में सोशलिस्ट इकोनॉमी में उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण कंट्रोल की बात शामिल थी और इकोनॉमी को चलाने में सरकार की बड़ी भूमिका थी। वहीं साम्यवादी अर्थव्यवस्था कम्युनिस्ट इकोनॉमी में सभी संपत्ति मतलब प्रॉपर्टी पर सरकार का नियंत्रण होता है और श्रम संसाधन भी सरकार के अधीन होते हैं। अब लिखा है नोट में क्या, पहली बार राज्य अर्थव्यवस्था स्टेट इकोनॉमी सिद्धांत जर्मन दार्शनिक कार्ल मार्क्स ने दिया था। कार्ल मार्क्स ने स्टेट इकोनॉमी राज्य अर्थव्यवस्था दिया था। ठीक है, फिर क्या है, जो एक व्यवस्था के तौर पर पहली बार 1917 की बोल्शेविक क्रांति हुआ था ना, बोल्शेविक क्रांति रशिया की थी ना, बोल्शेविक क्रांति के बाद सोवियत यूनियन में नजर आया। इसका आदर्श रूप किसका, स्टेट इकोनॉमी राज्य अर्थव्यवस्था का आदर्श रूप चाइना में 1949 में सामने आया। अब आया क्या तीसरा, मिक्स्ड इकोनॉमी। इसमें क्या है, मिक्स्ड इकोनॉमी मतलब मिश्रित अर्थव्यवस्था। इसमें क्या है, इसमें कुछ लक्षण राज्य अर्थव्यवस्था स्टेट इकोनॉमी के मौजूद रहते हैं, तो कुछ लक्षण पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कैपिटल इकोनॉमी के। ठीक है, इसी को बोलते हैं क्या, मिक्स्ड इकोनॉमी, यानी क्या, सरकारी और निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व, इसको बोलते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। अब लिखा है नोट में क्या है भाई, नोट में लिखा है कीन्स जो था ना, कीन्स नाम ही है, कीन्स ने सुझाव दिया था कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कैपिटल इकोनॉमी को समाजवादी अर्थव्यवस्था सोशलिस्ट इकोनॉमी की ओर कुछ कदम बढ़ाना चाहिए। जबकि एक और प्रोफेसर थे, उनका नाम था प्रोफेसर लांज ने क्या बोला था कि समाजवादी अर्थव्यवस्था सोशलिस्ट इकोनॉमी को कैपिटल इकोनॉमी की ओर मतलब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की ओर कदम बढ़ाना चाहिए। ठीक है, अब है क्या, द्वितीय विश्व युद्ध सेकेंड वर्ल्ड वॉर की समाप्ति के बाद उपनिवेशवाद मतलब कोलोनियलिज्म के चंगुल से निकले दुनिया के कई देशों ने मिक्स्ड इकोनॉमी मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया। इसमें भारत, मलेशिया और इंडोनेशिया जैसे देश शामिल हैं। अब आया क्या, क्लोज्ड इकोनॉमी मतलब बंद अर्थव्यवस्था। क्या होता है, इसमें ना तो एक्सपोर्ट होता है और ना ही इंपोर्ट होता है, इसका बाहर के विश्व से कोई संबंध नहीं रहता। अब आया क्या, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, 3 क्षेत्र होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। प्राइमरी क्या होता है, प्राइमरी सेक्टर क्या है, डायरेक्ट रूप से ना, डायरेक्ट एकदम पर्यावरण पर निर्भर करता है प्राइमरी। इसमें क्या आता है, भूमि मतलब लैंड, जल, वनस्पति, खनिज, ये सब नेचुरल रिसोर्स आते हैं प्राइमरी सेक्टर में। जैसे हो गया कृषि हो गया, पशुपालन हो गया,
मत्स्य पालन, खनन, इन सबको प्राइमरी सेक्टर में डालते हैं। रेड कॉलर जॉब ये प्राइमरी सेक्टर की है। अब आया क्या सेकेंडरी सेक्टर, द्वितीयक क्षेत्र। ये क्या होता है, ये प्राइमरी सेक्टर के उत्पादों को कच्चे माल की तरह उपयोग करते हैं, इसी को बोलते हैं सेकेंडरी सेक्टर। जैसे लोहा इस्पात उद्योग, वस्त्र उद्योग, व्हीकल इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब वाहन और इलेक्ट्रॉनिक्स, वस्त्र उद्योग और लोहा इस्पात उद्योग, ये सब सेकेंडरी सेक्टर हैं। ठीक है, वास्तव में ये जो सेकेंडरी सेक्टर है ना, ये विनिर्माण कार्य होता है, इसमें निर्माण का कार्य होता है, औद्योगिक क्षेत्र भी बोलते हैं इसको। इसमें ये जो सेकेंडरी सेक्टर है, इसमें लगे कुशल श्रमिकों को व्हाइट कॉलर जॉब के अंतर्गत रखा जाता है, जबकि प्रोडक्शन प्रोसेस में डायरेक्टली संलग्न श्रमिकों को ब्लू कॉलर जॉब के अंतर्गत रखा जाता है। क्या बोल दिया है, सेकेंडरी सेक्टर में लगे कुशल श्रमिकों को व्हाइट कॉलर जॉब के अंतर्गत रखा जाता है, जबकि उत्पादन प्रक्रिया में प्रत्यक्ष रूप से संलग्न लगे हुए श्रमिकों को ब्लू कॉलर जॉब के अंतर्गत रखा जाता है। अब आया क्या तृतीयक क्षेत्र मतलब टर्शरी सेक्टर। इसमें क्या इसमें कुछ नहीं, इसमें सेवाओं का उत्पादन होता है, सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है। जैसे हो गया बीमा, बैंकिंग, हेल्थ, एजुकेशन और टूरिज्म। ठीक है, पर्यटन, शिक्षा, चिकित्सा, बैंकिंग, बीमा, ये सब टर्शरी सेक्टर तृतीयक क्षेत्र में आता है। तृतीयक क्षेत्र मतलब टर्शरी सेक्टर को सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं। टर्शरी सेक्टर भारतीय मतलब इंडियन इकोनॉमी के ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में मतलब सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान टर्शरी सेक्टर का होता है। अब देख नोट में क्या लिखा है, भारतीय अर्थव्यवस्था इंडियन इकोनॉमी एक श्रम मेहनत वाला श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था है। ठीक है, अब आया क्या भाई इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक ग्रोथ आर्थिक समृद्धि क्या होता है, किसी भी टाइम पीरियड में किसी इकोनॉमी में होने वाली वास्तविक आय है आर्थिक समृद्धि। ठीक है, इसमें क्या है, यदि जीएनपी मतलब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट और जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एवं पर कैपिटा इनकम इन सब में वृद्धि हो रही है, तब हम बोल सकते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ आर्थिक समृद्धि हो रही है। अब लिखा है क्या नोट, किसी देश की आर्थिक समृद्धि इकोनॉमिक ग्रोथ का सर्वाधिक उपयुक्त मापदंड प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किसी देश की इकोनॉमिक ग्रोथ का सर्वाधिक उपयुक्त मापदंड प्रति व्यक्ति वास्तविक आय पर कैपिटा इनकम होता है। अब आया क्या भाई, अब आया है आर्थिक विकास। आर्थिक विकास क्या है भाई, आर्थिक विकास इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल, कल्चर, इकोनॉमिक, क्वालिटेटिव एंड कंक्लूसिव, ये सभी परिवर्तनों से संबंधित है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। मतलब क्या, इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है, ये आर्थिक विकास क्या है, ये सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, गुणात्मक एवं परिणात्मक सभी परिवर्तनों से संबंधित है आर्थिक विकास। ठीक है, आर्थिक विकास तब बोला जाएगा जब लाइफ की क्वालिटी इंप्रूव हो। ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट आर्थिक विकास की माप में अनेक वेरिएबल चर सम्मिलित किए जाते हैं, जैसे कि आर्थिक, राजनीतिक मतलब इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सामाजिक संस्थाओं, सोशल इंस्टीट्यूशन के स्वरूप में परिवर्तन हो, शिक्षा और साक्षरता दरें, एजुकेशन एंड लिटरेसी रेट, जीवन प्रत्याशा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी। ठीक है, पोषण का स्तर, न्यूट्रिशन लेवल और स्वास्थ्य सेवाएं, हेल्थ सर्विस और प्रति व्यक्ति उपभोग वस्तुएं, पर कैपिटा कंजम्पशन, ये सब होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। इसलिए आर्थिक विकास इकोनॉमिक डेवलपमेंट मूलतः ह्यूमन डेवलपमेंट मानव विकास ही है। भारत के नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने इकोनॉमिक डेवलपमेंट को अधिकारिता एवं क्षमता, कैपेसिटी के विस्तार के रूप में परिभाषित किया है, जिसका मतलब क्या है, जीवन, पोषण, आत्मसम्मान एवं स्वतंत्रता। अब आया क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट, महबूब उल हक ने आर्थिक विकास इकोनॉमिक डेवलपमेंट को गरीबी के विरुद्ध लड़ाई के रूप में परिभाषित किया, चाहे वह गरीब किसी भी रूप में क्यों ना हो। अब आया क्या भाई, आर्थिक समृद्धि इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होता है, ये केवल परिणात्मक परिवर्तन होता है। ठीक है, रिजल्टेंट वाला परिणात्मक परिवर्तन होता है क्या, इकोनॉमिक ग्रोथ। राष्ट्रीय उत्पाद नेशनल प्रोडक्ट के आकार में परिवर्तन होता है इकोनॉमिक ग्रोथ में। ठीक है, अब आया क्या इकोनॉमिक डेवलपमेंट आर्थिक विकास, ये क्या बोला, इसमें क्या होता है, परिणात्मक मतलब क्वांटिटेटिव एवं गुणात्मक परिवर्तन, क्वालिटेटिव चेंजेस, ये होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। और इकोनॉमिक ग्रोथ में क्या होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ में सिर्फ क्वांटिटेटिव डेवलपमेंट चेंजेस होता है।
और इकोनॉमिक डेवलपमेंट आर्थिक विकास में क्या होता है, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव चेंजेस। ठीक है, कोष्टक में क्या लिखा है भाई, राष्ट्रीय नेशनल प्रोडक्ट और लाइफ एक्सपेक्टेंसी में सुधार, यही होता है आर्थिक विकास। नोट में क्या लिखा है, किसी देश का इकोनॉमिक डेवलपमेंट नेचुरल रिसोर्स, कैपिटल फॉर्मेशन एवं मार्केट साइज पर डिपेंड करता है। क्या बोल दिया, किसी देश का आर्थिक विकास, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, प्राकृतिक संसाधन मतलब नेचुरल रिसोर्सेस और पूंजी निर्माण मतलब कैपिटल फॉर्मेशन एंड बाजार के आकार मतलब मार्केट साइज, इन सब पर डिपेंड करता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब आया भाई इकोनॉमिक डेवलपमेंट आर्थिक विकास की माप। इसमें 5 दृष्टिकोण रहते हैं। पहला है क्या, आधारभूत आवश्यकता प्रत्यागम मतलब बेसिक नीड्स अप्रोचेस, बेसिक नीड्स अप्रोचेस, इसका प्रतिपादन वर्ल्ड बैंक करता है। दूसरा कौन सा है, लाइफ की भौतिक गुणवत्ता निर्देशांक प्रत्यागम, ये क्या होता है, फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, है ना, प्रत्यागम रिटर्न। ठीक है, अप्रोचेस, जीवन की भौतिक गुणवत्ता निर्देशांक प्रत्यागम, इसका प्रतिपादन डेविड मॉरिश ने ओवरसीज डेवलपमेंट काउंसिल के कहने पर किया था। इस विधि में किसी भी देश के रहन सहन के स्तर मतलब लेवल यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट आर्थिक विकास की तुलना के लिए तीन आंकड़े कौन कौन से, शिशु मृत्यु दर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ठीक है, और दूसरा कौन, वयस्क साक्षरता दर मतलब एडल्ट लिटरेसी रेट एवं 1 वर्ष आयु की जीवन प्रत्याशा मतलब क्या, लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट एट एज 1। ठीक है, इन सब के एवरेज वैल्यू का उपयोग किया जाता है 0 से 100 के पैमाने पर, समझा, 0 से 100, 0 से 100 के बीच में देते हैं ना। अब आया क्या, नोट, जीवन की भौतिक गुणवत्ता निर्देशांक प्रत्यागम मतलब क्या, फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, इसको PQLI बोलते हैं, फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स। इसका मैक्सिमम वैल्यू 100 तथा मिनिमम वैल्यू 1 होता है। अभी पढ़े थे ना, अधिकतम मूल्य किसका, फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स PQLI, जीवन की भौतिक गुणवत्ता निर्देशांक प्रत्यागम, इसी को बोलते हैं फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स PQLI। इसका अधिकतम मान 100 होता है, 100, और न्यूनतम मान 1 होता है। 100 की ओर बढ़ना उत्तम स्थिति को बताता है, जबकि 1 की ओर बढ़ना खराब स्थिति दिखाता है। अब आया क्या, थर्ड नंबर, क्रय शक्ति समता विधि मतलब परचेजिंग पावर पैरिटी। इसका सबसे पहले प्रयोग 1993 में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने किया था। परचेजिंग पावर पैरिटी का सबसे पहले प्रयोग 1993 में IMF ने किया था। आजकल विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक इसी विधि, कौन सी विधि, परचेजिंग पावर पैरिटी विधि का प्रयोग वर्ल्ड बैंक भी कर रहा है। विभिन्न देशों के रहन सहन के स्तर की तुलना के लिए कर रहा है वर्ल्ड बैंक भी परचेजिंग पावर पैरिटी का उपयोग। अब क्या है भाई, नेट इकोनॉमिक वेलफेयर, निवल आर्थिक कल्याण क्या होता है भाई, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में तू घटा दे, क्या देख, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट सकल राष्ट्रीय उत्पाद, इसमें घटेगा क्या, माइनस। अब जो चलेगा कोष्टक के अंदर चलेगा, क्या क्या माइनस होगा, उत्पादन में छिपी लागत तथा आधुनिक नगरीकरण की हानियां जो हुई वो प्लस, अवकाश एवं गृहणियों की सेवाएं, इन दोनों को जोड़ेंगे और ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में माइनस कर देंगे, तो अपन का निकलेगा नेट इकोनॉमिक वेलफेयर। देख भाई, कोई भी चीज अगर नेट निकालनी है ना तो उसमें अचड़ा कचड़ा सब माइनस कर दो, ठीक है। अब आया क्या, सैमुएल्सन का ये मत है कि नेट इकोनॉमिक वेलफेयर, निवल आर्थिक कल्याण, लोगों के जीवन निर्वाह में सुधार का सही माप करेगा। इस धारणा का सबसे पहले उपयोग डेली तथा कॉब, नाम है ना, डेली तथा कॉब ने 1989 में किया था। क्या बोल दिया भाई, सैमुएल्सन का कहना है कि नेट इकोनॉमिक वेलफेयर लोगों के जीवन निर्वाह में सुधार का सही माप करेगा। इस धारणा का सबसे पहले प्रयोग 1989 में डेली तथा कॉब ने की थी। अब आया क्या, नोट क्या है, जीवन की गुणवत्ता, लाइफ की क्वालिटी, है ना, जीवन की गुणवत्ता मतलब क्वालिटी ऑफ लाइफ, इसमें सुधार की माप के लिए विलियम नोरधास, कैसा नाम है, विलियम नोरधास तथा जेम्स टोबिन ने मेजर ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर की धारणा विकसित की, जिसे बाद में सैमुएल्सन ने संशोधित करके नेट इकोनॉमिक वेलफेयर कहा, ठीक है। अब आया क्या, मानव विकास सूचकांक, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI, ये क्या है भाई, 1990
1990 में यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम से जुड़े अर्थशास्त्री महबूब उल हक ये पाकिस्तान के थे, और फिर कौन, अमर्त्य सेन ये भारत के तथा उनके सहयोगियों ने किया था। ठीक है, इसका प्रतिपादन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का प्रतिपादन यूएनडीपी से जुड़े लोग ने 1990 में किया। कौन कौन जुड़ा था उससे? महबूब उल हक ये पाकिस्तान के थे। ठीक है, यही किया है। ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होता है ये एक सांख्यिकी सूचकांक है ना। इसमें जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और आय के सूचकांकों को शामिल किया जाता है। यूनाइटेड नेशन का पहला ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 1990 में जारी किया था। प्रत्येक वर्ष ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का उच्चतम मान 1 तक हो सकता है, 1। ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मानव विकास सूचकांक का उच्चतम मान 1 हो सकता है। अब है क्या यूएनडीपी? क्या है भाई यूएनडीपी? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम 1965 को बना था। 1965 को बना था। ग्लोबल डेवलपमेंट का एक नेटवर्क है ये यूएनडीपी। यूएनडीपी का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। 70 देशों में काम कर रहा है यूएनडीपी। 1965 में बना था। ठीक है, यूएनडीपी। अब आया क्या भाई? अब लिखा है नोट। जो लैंगिक असमानता होती है ना, लैंगिक असमानता सूचकांक, सेक्सुअल इनइक्वालिटी इंडेक्स, लैंगिक असमानता सूचकांक, सेक्सुअल इनइक्वालिटी इंडेक्स, ये क्या होता है? ये महिलाओं के प्रजनन, रिप्रोडक्शन, स्वास्थ्य, सशक्तिकरण, एम्पावरमेंट एवं आर्थिक सक्रियता, इकोनॉमिक एक्टिविटी पर आधारित होता है। क्या? सेक्सुअल इनइक्वालिटी इंडेक्स ये महिलाओं के प्रजनन, स्वास्थ्य, सशक्तिकरण एवं आर्थिक सक्रियता, इकोनॉमिक एक्टिविटी पर आधारित होता है। क्या लिखा है? मानव विकास रिपोर्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2010 में विकसित बहुआयामी, मतलब क्या, मल्टी डायमेंशनल बोलते हैं ना, गरीबी मतलब पॉवर्टी और निर्देशांक, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स एमपीआई की धारणा उपलब्धता प्रत्यागम पर आधारित है। यह गरीबी की माप का अधिक व्यापक दृष्टिकोण है। यह उन्हीं 3 आयामों स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन निर्वाह का इसके स्तर पर आधारित होता है जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मानव विकास सूचकांक के लिए है। अब आया क्या? हैप्पीनेस, खुशहाली। क्या है भाई खुशहाली में? खुशहाली, हैप्पीनेस की माप यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की एक संस्था सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क ने 2012 से विश्व खुशहाली रिपोर्ट, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट का प्रकाशन स्टार्ट हुआ 2012 से। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क ने किया था, ये यूएन से जुड़ी है। ठीक है, इस रिपोर्ट में राष्ट्रों की खुशहाली की माप की जाती है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? कि राष्ट्रों की लोक नीति मतलब पब्लिक पॉलिसी का पाथ प्रदर्शन करना है। पथ प्रदर्शन। ठीक है, ये जो खुशहाली होती है ना, हैप्पीनेस, छह कारकों पर निर्भर करती है। सबसे पहला आता है पर कैपिटा इनकम, परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पर। ठीक है, प्रति व्यक्ति जीडीपी बोलते हैं इसको। ठीक है, और दूसरा है क्या? सामाजिक सहयोग, सोशल सपोर्ट। तीसरा क्या आया? स्वस्थ जीवन प्रत्याशा, हेल्थ लाइफ एक्सपेक्टेंसी, हेल्दी लाइफ एक्सपेक्टेंसी। चौथा हो गया जीवन विकल्पों के चयन की स्वतंत्रता, और पांचवा हो गया उदारता मतलब काइंडनेस, और छठवा हो गया भ्रष्टाचार का बोध मतलब करप्शन परसेप्शन। देख भाई, प्रत्येक वर्ष, नोट में लिखा है, प्रत्येक वर्ष विश्व खुशहाली दिवस, वर्ल्ड हैप्पीनेस डे 20 मार्च को विश्व खुशहाली रिपोर्ट जारी करता है। अब एक और रिपोर्ट है क्या? वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। क्या है भाई ये रिपोर्ट स्विट्जरलैंड स्थित वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा हर वर्ष जारी किया जाता है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट क्या हो गया भाई? वर्ष 2006 में पहली बार इस रिपोर्ट में 4 बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए आंकड़े जारी किए थे। 4 बिंदु कौन से हैं? स्वास्थ्य एवं उत्तरजीविता, हेल्थ एंड सर्वाइवल पहला हो गया। दूसरा हो गया राजनीतिक सशक्तिकरण मतलब पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। तीसरा हो गया शिक्षा का अवसर, एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज। और चौथा हो गया क्या? आर्थिक भागीदारी और अवसर, इकोनॉमिक पार्टनरशिप एंड अपॉर्चुनिटीज। क्या हो गया भाई? यह सूचकांक कौन सा? ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट। ये जो इंडेक्स है इसका 0 से 1 के बीच में होता है। इसमें 1 का मतलब क्या है? कि पूर्ण लैंगिक समानता है ना, टोटल जेंडर इक्वालिटी, और 0 का मतलब होता है पूर्ण लैंगिक असमानता, टोटल पूरा कंप्लीट ना, कंप्लीट जेंडर इन इक्वालिटी। अब आया क्या भाई? बहुआयामी गरीबी सूचकांक, एमपीआई, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। ये क्या होता है? 2010 में ऑक्सफोर्ड निर्धनता एवं मानव पहल, ठीक है, तथा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इनके द्वारा विकसित किया गया था। कौन? मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, बहुआयामी गरीबी सूचकांक, एमपीआई। ये जो सूचकांक होता है ये मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी का इंडेक्स है।
इसमें क्या है, गरीबी सूचकांक, इसके 3 आयाम है, 3 डायमेंशन है। पहला हो गया क्या 3 आयाम है, स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर, है ना। स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर, इसको नापने के लिए 10 संकेतकों का प्रयोग करते हैं। कौन कौन सा है भाई, हेल्थ, हेल्थ के अंदर क्या है, बाल मृत्यु दर, है ना, चाइल्ड मोर्टेलिटी। दूसरा हो गया पोषण मतलब न्यूट्रिशन, ठीक है। फिर हो गया शिक्षा, एजुकेशन, एजुकेशन के वर्ष क्या है, बच्चे नामांकित, है ना। और जीवन स्तर, यही सब है और कुछ नहीं। बाल मृत्यु देख ले, चाइल्ड मोर्टेलिटी, क्या बोला है, यदि किसी परिवार में बच्चे की मृत्यु हो गई हो तो वह स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित है। फिर आया क्या, न्यूट्रिशन, पोषण, क्या है भाई, यदि बच्चा कुपोषित है तो वह पौष्टिक भोजन से वंचित है, मतलब उसके पास नहीं पहुंच रहा। फिर क्या है, शिक्षा, एजुकेशन, ये क्या बोला, प्रत्येक सूचक को 1/6, 1/6 के बराबर भारांकन करते हैं शिक्षक में, वो शिक्षा में, ठीक है। बस याद रख ले, 1/6 के बराबर भारांकन करते हैं शिक्षा को, एजुकेशन को। क्या बोला भाई, विद्यालय में शिक्षा प्राप्त करने के लिए वर्ष, क्या बोला है, 5 वर्ष तक विद्यालयी शिक्षा प्राप्त करने से अगर वंचित रहा हो, ये भी शामिल करते हैं। और क्या है, विद्यालय में उपस्थिति, 1 वर्ष से 8 वर्ष तक की आयु का कोई भी बच्चा जो विद्यालय जाने लायक था, विद्यालय से वंचित रहा हो। फिर आया क्या, सी नंबर, जीवन स्तर, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, क्या है भाई, ये प्रत्येक सूचक को 1/18, 1/18, 1/18 के बराबर भारांकन करता है। इसमें क्या रहता है, पेयजल, ड्रिंकिंग वाटर, ड्रिंकिंग वाटर में क्या है, स्वच्छ पेयजल स्रोत तक पहुंच नहीं है या उस स्रोत तक आने जाने में आधे घंटे से ज्यादा टाइम अगर लगता है तो ऐसा जो परिवार है ये वंचित है, ठीक है। अब आया क्या, इलेक्ट्रिसिटी, मतलब क्या, विद्युत, बिजली अगर कनेक्शन नहीं है तो वह बिजली से वंचित है। फिर आया क्या, स्वच्छता, क्लीनलीनेस, इसमें क्या है, यदि परिवार को पर्याप्त स्वच्छता उपलब्ध नहीं है या सामूहिक शौचालय, टॉयलेट प्रयोग करता है तो वह इन सबसे वंचित है, क्लीनलीनेस से वंचित है। फिर आएगा फर्श, फर्श मतलब फ्लोर वाला, तो घर का फर्श अगर धूल युक्त, बालू युक्त, जो गोबर से लिपा हो तो वह फर्श से भी वंचित है। फिर आएगा भोजन पकाने का फ्यूल, ईंधन, घर में भोजन पकाने के लिए लकड़ी, कोयला, गोबर के उपलों का प्रयोग किया जाता है तो वह ईंधन से, फ्यूल से वंचित है। फिर आएगा आस्तियां, इसको बोलते हैं एसेट्स, एसेट्स, ऐसे परिवार या व्यक्ति, इनको वंचित माना जाता है जिनके पास रेडियो हो गया, टीवी, टेलीविजन, साइकिल, मोटरसाइकिल, रेफ्रिजरेटर, ये सब एसेट्स में से एक से अधिक एसेट्स ना हो और जिनके पास कार या ट्रैक्टर ना हो, इसी को बोलते हैं, ठीक है। फिर आया निर्धन कौन है भाई, गरीब कौन है, सभी व्यक्तियों को, जितने भी हैं वस्तुगत अभिलक्षणों के आधार पर ऐसे सभी व्यक्तियों को बहुआयामी गरीब माना जाता है जिनमें 1/3 या इससे अधिक आयामों से वंचित हो। अभी जितना बोला ना, ईवी, टीवी, टेलीफोन, ये सब अगर ना हो 1/3 या इससे अधिक तो वह निर्धन है। और बाकी ये स्वच्छता, क्लीनलीनेस, इन सब का अगर 1/3 नहीं है तो वह वंचित है। हाँ, आप क्या पढ़ेंगे, राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम, क्या बोला, किसी भी अर्थव्यवस्था में एक साल के दौरान उत्पादित अंतिम वस्तुओं, फाइनल गुड्स एवं सर्विसेज का मूल्य नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय कहलाता है। भारत की नेशनल इनकम एवं पर कैपिटा इनकम की गणना सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने 1867 में किया था। दादा भाई नौरोजी के जो आकलन के अनुसार 1868 में पर कैपिटा इनकम 20 रुपया थी, 20 रुपया, ठीक है। फिर क्या आया, एफ सिराज, नाम है ना, एफ सिराज ने 1911 में पर कैपिटा इनकम 49 बताया। कौन सा ज्यादा बता दिया। वर्ष 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति, नेशनल इनकम कमीशन के अध्यक्ष पीसी महालनोबिस थे। और क्या, डॉक्टर आर गाडगिल और वीकेआरवी राव ये सदस्य थे। अध्यक्ष कौन था, राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष 1949 में पीसी महालनोबिस थे, ठीक है। फिर क्या आया, भारत में राष्ट्रीय आय के आंकड़े फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च पर आधारित होते हैं। भारत में सांख्यिकी विभाग के अंतर्गत केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, इसकी स्थापना 1951 में हुई थी। यही नेशनल इनकम के आकलन प्रकाशन के लिए उत्तरदायी होता है। कौन होता है भाई, नेशनल इनकम के आकलन एवं प्रकाशन के लिए उत्तरदायी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स और ऑफिस, है ना, यही होता है। 1951 में बना था। इसमें अब आया भाई नोट में क्या लिखा है, साइमन कुजनेट्स को राष्ट्रीय आय लेखांकन, नेशनल इनकम अकाउंटिंग का जन्मदाता माना जाता है। किसको, साइमन कुजनेट्स को। इनको नोबेल पुरस्कार मिला था इसके लिए 1971। ये बाप है, राष्ट्रीय आय लेखांकन का बाप है। कौन, साइमन कुजनेट, इसको मिला था नोबेल पुरस्कार 1971 में, ठीक है। अब आया क्या, नेशनल इनकम कॉस्ट, राष्ट्रीय आय की लागत। क्या है भाई, किसी भी अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी की आय यानी इसकी कुल उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं, है ना, गुड्स एंड सर्विसेज के मूल्य की गणना या तो फैक्टर कॉस्ट, साधन लागत,
पर की जाती है या फिर बाजार लागत पर, मतलब मार्केट प्राइस पर। ठीक है, अब आएगा फैक्टर कॉस्ट, साधन लागत। क्या होता है भाई? इसमें निवेश की गई लागत, यह मूलतः कौन? फैक्टर कॉस्ट मूलतः इन्वेस्ट की गई लागत होती है जिसे उत्पादक उत्पादक मतलब प्रोड्यूसर उत्पादन प्रक्रिया के दौरान लगाता है। मतलब वही लगाएगा, जो बना रहा वही लगा रहा है। जैसे पूंजी की लागत हो गया, इंटरेस्ट पर ब्याज देना पड़ेगा ना, ऋण पर ब्याज देना पड़ेगा, लोन लिया है तो वो भी जोड़ेगा। और कच्चा माल, रॉ मटेरियल, श्रम, किराया, बिजली, यही सब होता है फैक्टर कॉस्ट। अर्थात किसी गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन में उपभोग या उत्पादक कारकों के संपूर्ण मूल्य को फैक्टर कॉस्ट बोलते हैं। इसमें उत्पादन के दौरान इन कारकों की लागत का आकलन करते हैं। इसके बाद उस गुड्स एंड सर्विस का मूल्य निर्धारित किया जाता है। अब आया क्या? नोट। फैक्टर कॉस्ट में साधन लागत में सरकार को भुगतान पेमेंट किए गए टैक्सेस को शामिल नहीं किया जाता, क्योंकि ये डायरेक्टली उत्पादन प्रक्रिया में शामिल नहीं होता, परंतु कोई अनुदान या फिर सब्सिडीज प्राप्त की जाती है तो उसे फैक्टर कॉस्ट में शामिल किया जाता है। अब आया क्या? मार्केट प्राइस, बाजार लागत। क्या होता है ये? बाजार लागत, मार्केट प्राइस वह मूल्य है जिसे एक कंज्यूमर उपभोक्ता द्वारा किसी गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदते समय किसी सेलर को पेमेंट किया जाता है। मार्केट प्राइस गुड्स एंड सर्विस की फैक्टर कॉस्ट पर इनडायरेक्ट टैक्स जोड़ने के बाद निकाली जाती है। यानी मार्केट प्राइस पर पहुंचने के लिए फैक्टर कॉस्ट में गवर्नमेंट को पेमेंट किए गए टैक्सेस को शामिल किया जाता है, जबकि सरकार के द्वारा दी गई सब्सिडी अनुदान को फैक्टर कॉस्ट में माइनस किया जाता है, क्योंकि फैक्टर कॉस्ट निर्धारण के समय ही इसकी गणना कर ली जाती है, इसलिए माइनस करते हैं। अब आया भाई कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यू एडेड, मूल्यवर्धन की धारणा। क्या है भाई मूल्यवर्धन? मतलब क्या? वैल्यू एडेड। मूल्यवर्धन उत्पादन प्रक्रिया में श्रम, पूंजी तथा अन्य साधन के योगदान को प्रदर्शित करता है, और जब हम इसमें उत्पाद पर, प्रोडक्ट पर लगे टैक्सेस के मूल्य को जोड़ देते हैं तथा उनमें से उत्पाद अनुदान मतलब सब्सिडी को घटा देते हैं, तो सभी निवासी उत्पादक इकाइयों के ऐसे मूल्यवर्धनों का योग ही जीडीपी होता है। अतः किसी भी राष्ट्र का जीडीपी सकल मूल्यवर्धन का योग होता है। ठीक है, जीवीए का ग्रॉस वैल्यू एडेड का योग होता है। क्या? जीडीपी। ठीक है, इसमें ह्रास नहीं निकाला गया है, मतलब डेप्रिसिएशन नहीं निकाला गया है, पर टैक्स और सब्सिडी को सम्मिलित किया गया है। ठीक है, नोट में क्या लिखा है कि भारत आधिकारिक तौर पर नेशनल इनकम की गणना फैक्टर कॉस्ट पर किया करता था, लेकिन क्या हो गया? जनवरी 2015 से सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन CSO 1951 में बना था ना, तो इसके द्वारा नेशनल इनकम की गणना मार्केट प्राइस पर की जा रही है, जो वास्तव में मार्केट कॉस्ट पर आधारित होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है सकल मूल्यवर्धन, ग्रॉस वैल्यू एडेड, इसको GVA बोलते हैं। इसमें उत्पादन करों को शामिल करने के बाद मार्केट प्राइस ज्ञात होता है। उत्पादन कर मतलब एक्साइज टैक्स केंद्र और राज्यों के अप्रत्यक्ष कर है, इनडायरेक्ट टैक्स है। दिल्ली तथा कॉब नाम है ना, दिल्ली तथा कॉब ने 1989 में किया था। क्या बोल दिया भाई? सैमुअल्सन का कहना है कि नेट इकोनॉमिक वेलफेयर लोगों के जीवन निर्वाह में सुधार का सही माप करेगा। इस धारणा का सबसे पहले प्रयोग 1989 में दिल्ली तथा कॉब ने की थी। अब आया क्या? नोट क्या है? जीवन की गुणवत्ता, लाइफ की क्वालिटी, है ना, जीवन की गुणवत्ता मतलब क्वालिटी ऑफ लाइफ। इसमें सुधार की माप के लिए विलियम नोरधास, कैसा नाम है? विलियम नोरधास तथा जेम्स टोबिन ने मेजर ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर की धारणा विकसित की, जिसे बाद में सैमुएल्सन ने संशोधित करके नेट इकोनॉमिक वेलफेयर कहा। ठीक है, अब आया क्या? मानव विकास सूचकांक, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI। ये क्या है भाई? 1990 में यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम से जुड़े अर्थशास्त्री महबूब उल हक ये पाकिस्तान के थे, और फिर कौन? अमर्त्य सेन, ये भारत के, तथा उनके सहयोगियों ने किया था। ठीक है, इसका प्रतिपादन, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का प्रतिपादन UNDP से जुड़े लोग ने 1990 में किया। कौन जुड़ा था उससे? महबूब उल हक, ये पाकिस्तान के थे। ठीक है, यही किया है। ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होता है, ये एक सांख्यिकी सूचकांक है ना। इसमें जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और आय के सूचकांकों को शामिल किया जाता है। यूनाइटेड नेशन का पहला ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 1990 में जारी किया था। प्रत्येक वर्ष ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का उच्चतम मान 1 तक हो सकता है, 1। ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मानव विकास सूचकांक का उच्चतम मान 1 हो सकता है।
अब है क्या यूएनडीपी, क्या है भाई यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम 1965 को बना था, 1965 को बना था। ग्लोबल डेवलपमेंट का एक नेटवर्क है ये यूएनडीपी। यूएनडीपी का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, 70 देशों में काम कर रहा है यूएनडीपी, 1965 में बना था, ठीक है यूएनडीपी। अब आया क्या भाई, अब लिखा है नोट, जो लैंगिक असमानता होती है ना, लैंगिक असमानता सूचकांक, सेक्सुअल इनइक्वालिटी इंडेक्स, लैंगिक असमानता सूचकांक, सेक्सुअल इनइक्वालिटी इंडेक्स, ये क्या होता है, ये महिलाओं के प्रजनन, रिप्रोडक्शन, स्वास्थ्य, सशक्तिकरण, एम्पावरमेंट एवं आर्थिक सक्रियता, इकोनॉमिक एक्टिविटी पर आधारित होता है। क्या, सेक्सुअल इनइक्वालिटी इंडेक्स, ये महिलाओं के प्रजनन, स्वास्थ्य, सशक्तिकरण एवं आर्थिक सक्रियता, इकोनॉमिक एक्टिविटी पर आधारित होता है। क्या लिखा है, मानव विकास रिपोर्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2010 में विकसित बहुआयामी, मतलब क्या मल्टी डायमेंशनल बोलते हैं ना, गरीबी मतलब पॉवर्टी और निर्देशांक, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स एमपीआई की धारणा, उपलब्धता, प्रत्यागम पर आधारित है। यह गरीबी की माप का अधिक व्यापक दृष्टिकोण है। यह उन्हीं 3 आयामों स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन निर्वाह का इसके स्तर पर आधारित होता है जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मानव विकास सूचकांक के लिए है। अब आया क्या, हैप्पीनेस, खुशहाली, क्या है भाई खुशहाली में, खुशहाली हैप्पीनेस की माप यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की एक संस्था सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क ने 2012 से विश्व खुशहाली रिपोर्ट, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट का प्रकाशन स्टार्ट हुआ 2012 से, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क ने किया था, ये यूएन से जुड़ी है, ठीक है। इस रिपोर्ट में राष्ट्रों की खुशहाली की माप की जाती है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि राष्ट्रों की लोक नीति मतलब पब्लिक पॉलिसी का पाथ प्रदर्शन करना है, पथ प्रदर्शन, ठीक है। ये जो खुशहाली होती है ना, हैप्पीनेस, छह कारकों पर निर्भर करती है। सबसे पहला आता है पर कैपिटा इनकम, परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पर, ठीक है, प्रति व्यक्ति जीडीपी बोलते हैं इसको, ठीक है। और दूसरा है क्या, सामाजिक सहयोग, सोशल सपोर्ट। तीसरा क्या आया, स्वस्थ जीवन प्रत्याशा, हेल्थ लाइफ एक्सपेक्टेंसी, हेल्दी लाइफ एक्सपेक्टेंसी। चौथा हो गया जीवन विकल्पों के चयन की स्वतंत्रता। और पांचवा हो गया उदारता मतलब काइंडनेस। और छठवा हो गया भ्रष्टाचार का बोध मतलब करप्शन परसेप्शन। देख भाई, प्रत्येक वर्ष, नोट में लिखा है, प्रत्येक वर्ष विश्व खुशहाली दिवस, वर्ल्ड हैप्पीनेस डे 20 मार्च को विश्व खुशहाली रिपोर्ट जारी करता है। अब एक और रिपोर्ट है क्या, वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। क्या है भाई ये रिपोर्ट स्विट्जरलैंड स्थित वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा हर वर्ष जारी किया जाता है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट क्या हो गया भाई, वर्ष 2006 में पहली बार इस रिपोर्ट में 4 बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए आंकड़े जारी किए थे। 4 बिंदु कौन से हैं, स्वास्थ्य एवं उत्तरजीविता, हेल्थ एंड सर्वाइवल पहला हो गया। दूसरा हो गया राजनीतिक सशक्तिकरण मतलब पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। तीसरा हो गया शिक्षा का अवसर, एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज। और चौथा हो गया क्या, आर्थिक भागीदारी और अवसर, इकोनॉमिक पार्टनरशिप एंड अपॉर्चुनिटीज। क्या हो गया भाई यह सूचकांक कौन सा, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट। ये जो इंडेक्स है इसका 0 से 1 के बीच में होता है। इसमें 1 का मतलब क्या है कि पूर्ण लैंगिक समानता है ना, टोटल जेंडर इक्वालिटी। और 0 का मतलब होता है पूर्ण लैंगिक असमानता, टोटल पूरा कंप्लीट ना, कंप्लीट जेंडर इन इक्वालिटी। अब आया क्या भाई, बहुआयामी गरीबी सूचकांक एमपीआई, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। ये क्या होता है, 2010 में ऑक्सफोर्ड निर्धनता एवं मानव पहल, ठीक है, तथा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इनके द्वारा विकसित किया गया था। कौन, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, बहुआयामी गरीबी सूचकांक एमपीआई। ये जो सूचकांक होता है ये मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी का इंडेक्स है। इसमें क्या है, गरीबी सूचकांक, इसके 3 आयाम है, 3 डायमेंशन है। पहला हो गया क्या 3 आयाम है, स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर, है ना, स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर। इसको नापने के लिए 10 संकेतकों का प्रयोग करते हैं। कौन कौन सा है भाई, हेल्थ के अंदर क्या है, बाल मृत्यु दर, है ना, चाइल्ड मोर्टेलिटी। दूसरा हो गया पोषण मतलब न्यूट्रिशन, ठीक है। फिर हो गया शिक्षा, एजुकेशन के वर्ष क्या है, बच्चे नामांकित, है ना, और जीवन स्तर, यही सब है और कुछ नहीं। बाल मृत्यु देख ले, चाइल्ड मोर्टेलिटी क्या बोला है, यदि किसी परिवार में बच्चे की मृत्यु हो गई हो तो वह स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित है। फिर है क्या न्यूट्रिशन, पोषण, क्या है भाई, यदि बच्चा कुपोषित है तो वह पौष्टिक भोजन से वंचित है, मतलब उसके पास नहीं पहुंच रहा।
फिर क्या है शिक्षा, एजुकेशन, ये क्या बोला, प्रत्येक सूचक को 1/6 1/6 के बराबर भारांकन करते हैं शिक्षक में, वो शिक्षा में, ठीक है, बस याद रख ले 1/6 के बराबर भारांकन करते हैं शिक्षा को, एजुकेशन को। क्या बोला भाई, विद्यालय में शिक्षा प्राप्त करने के लिए वर्ष, क्या बोला है, 5 वर्ष तक विद्यालयी शिक्षा प्राप्त करने से अगर वंचित रहा हो, ये भी शामिल करते हैं। और क्या है, विद्यालय में उपस्थिति 1 वर्ष से 8 वर्ष तक की आयु का कोई भी बच्चा जो विद्यालय जाने लायक था, विद्यालय से वंचित रहा हो। फिर आया क्या, सी नंबर, जीवन स्तर, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। क्या है भाई, ये प्रत्येक सूचक को 1/18 1/18 1/18 के बराबर भारांकन करता है। इसमें क्या रहता है, पेयजल, ड्रिंकिंग वाटर। ड्रिंकिंग वाटर में क्या है, स्वच्छ पेयजल स्रोत तक पहुंच नहीं है या उस स्रोत तक आने जाने में आधे घंटे से ज्यादा टाइम अगर लगता है तो ऐसा जो परिवार है ये वंचित है, ठीक है। अब आया क्या, इलेक्ट्रिसिटी, मतलब क्या, विद्युत, बिजली अगर कनेक्शन नहीं है तो वह बिजली से वंचित है। फिर आया क्या, स्वच्छता, क्लीनलीनेस। इसमें क्या है, यदि परिवार को पर्याप्त स्वच्छता उपलब्ध नहीं है या सामूहिक शौचालय, टॉयलेट प्रयोग करता है तो वह इन सबसे वंचित है, क्लीनलीनेस से वंचित है। फिर आएगा फर्श, फर्श मतलब फ्लोर वाला, तो घर का फर्श अगर धूल युक्त, बालू युक्त, जो गोबर से लिपा हो तो वह फर्श से भी वंचित है। फिर आएगा भोजन पकाने का फ्यूल, ईंधन, घर में भोजन पकाने के लिए लकड़ी, कोयला, गोबर के उपयोग का प्रयुक्त किया जाता है तो वह ईंधन से, फ्यूल से वंचित है। फिर आएगा आस्तियां, इसको बोलते हैं एसेट्स। एसेट्स ऐसे परिवार या व्यक्ति, इनको वंचित माना जाता है जिनके पास रेडियो हो गया, टीवी, टेलीविजन, साइकिल, मोटरसाइकिल, रेफ्रिजरेटर, ये सब एसेट्स में से एक से अधिक एसेट्स ना हो और जिनके पास कार या ट्रैक्टर ना हो, इसी को बोलते हैं, ठीक है। फिर आया निर्धन कौन है भाई, गरीब कौन है, सभी व्यक्तियों को, जितने भी हैं वस्तुगत अभिलक्षणों के आधार पर ऐसे सभी व्यक्तियों को बहुआयामी गरीब माना जाता है जिनमें 1/3 या इससे अधिक आयामों से वंचित हो। अभी जितना बोला ना, ईवी, टीवी, टेलीफोन, ये सब अगर ना हो 1/3 या इससे अधिक तो वह निर्धन है। और बाकी ये स्वच्छता, क्लीनलीनेस, इन सब का अगर 1/3 नहीं है तो वह वंचित है। हाँ, आप क्या पढ़ेंगे, राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम। क्या बोला, किसी भी अर्थव्यवस्था में एक साल के दौरान उत्पादित अंतिम वस्तुओं, फाइनल गुड्स एवं सर्विसेज का मूल्य नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय कहलाता है। भारत की नेशनल इनकम एवं पर कैपिटा इनकम की गणना सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने 1867 में किया था। दादा भाई नौरोजी के जो आकलन के अनुसार 1868 में पर कैपिटा इनकम 20 रुपया थी, 20 रुपया, ठीक है। फिर क्या आया, एफ सिराज नाम है ना, एफ सिराज ने 1911 में पर कैपिटा इनकम 49 बताया। कौन सा ज्यादा बता दिया। वर्ष 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति, नेशनल इनकम कमीशन के अध्यक्ष पीसी महालनोबिस थे। और क्या, डॉक्टर आर गाडगिल और VKRV राव ये सदस्य थे। अध्यक्ष कौन था, राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष 1949 में पीसी महालनोबिस थे, ठीक है। फिर क्या आया, भारत में राष्ट्रीय आय के आंकड़े फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च पर आधारित होते हैं। भारत में सांख्यिकी विभाग के अंतर्गत केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, इसकी स्थापना 1951 में हुई थी। यही नेशनल इनकम के आकलन प्रकाशन के लिए उत्तरदायी होता है। कौन होता है भाई, नेशनल इनकम के आकलन एवं प्रकाशन के लिए उत्तरदायी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स और ऑफिस, है ना, यही होता है। 1951 में बना था। इसमें अब आया भाई नोट में क्या लिखा है, साइमन कुजनेट्स को राष्ट्रीय आय लेखांकन, नेशनल इनकम अकाउंटिंग का जन्मदाता माना जाता है। किसको, साइमन कुजनेट्स को। इनको नोबेल पुरस्कार मिला था इसके लिए 1971। ये बाप है, राष्ट्रीय आय लेखांकन का बाप है कौन, साइमन कुजनेट। इसको मिला था नोबेल पुरस्कार 1971 में, ठीक है। अब आया क्या, नेशनल इनकम कोस्ट, राष्ट्रीय आय की लागत। क्या है भाई, किसी भी अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी की आय यानी इसकी कुल उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं, है ना, गुड्स एंड सर्विसेज के मूल्य की गणना या तो फैक्टर कॉस्ट, साधन लागत पर की जाती है या फिर बाजार लागत पर, मतलब मार्केट प्राइस पर, ठीक है। अब आएगा फैक्टर कॉस्ट, साधन लागत। क्या होता है भाई, इसमें निवेश की गई लागत, यह मूलतः कौन, फैक्टर कॉस्ट मूलतः इन्वेस्ट की गई लागत होती है जिसे उत्पादक मतलब प्रोड्यूसर उत्पादन प्रक्रिया के दौरान लगाता है। मतलब वही लगाएगा, जो बना रहा वही लगा रहा है। जैसे पूंजी की लागत हो गया, इंटरेस्ट पर ब्याज देना पड़ेगा ना, ऋण पर ब्याज देना पड़ेगा, लोन लिया है तो वो भी जोड़ेगा। और कच्चा माल, रॉ मटेरियल, श्रम, किराया, बिजली, यही सब होता है फैक्टर कॉस्ट। अर्थात किसी गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन में उपभोग या उत्पादक कारकों के संपूर्ण मूल्य को फैक्टर कॉस्ट बोलते हैं। इसमें उत्पादन के दौरान इन कारकों के लागत का आकलन करते हैं। इसके बाद उस गुड्स एंड सर्विस का मूल्य निर्धारित किया जाता है। अब आया क्या, नोट, फैक्टर कॉस्ट में साधन लागत में
सरकार को भुगतान पेमेंट किए गए टैक्सेस को शामिल नहीं किया जाता, क्योंकि ये डायरेक्टली उत्पादन प्रक्रिया में शामिल नहीं होता, परंतु कोई अनुदान या फिर सब्सिडीज प्राप्त की जाती है तो उसे फैक्टर कॉस्ट में शामिल किया जाता है। अब आया क्या मार्केट प्राइस, बाजार लागत। क्या होता है ये बाजार लागत? मार्केट प्राइस वह मूल्य है जिसे एक कंज्यूमर उपभोक्ता द्वारा किसी गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदते समय किसी सेलर को पेमेंट किया जाता है। मार्केट प्राइस गुड्स एंड सर्विस की फैक्टर कॉस्ट पर इनडायरेक्ट टैक्स जोड़ने के बाद निकाली जाती है। यानी मार्केट प्राइस पर पहुंचने के लिए फैक्टर कॉस्ट में गवर्नमेंट को पेमेंट किए गए टैक्सेस को शामिल किया जाता है, जबकि सरकार के द्वारा दी गई सब्सिडी अनुदान को फैक्टर कॉस्ट में माइनस किया जाता है, क्योंकि फैक्टर कॉस्ट निर्धारण के समय ही इसकी गणना कर ली जाती है, इसलिए माइनस करते हैं। अब आया भाई कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यू एडेड, मूल्यवर्धन की धारणा। क्या है भाई मूल्यवर्धन? मतलब क्या? वैल्यू एडेड मूल्यवर्धन उत्पादन प्रक्रिया में श्रम पूंजी तथा अन्य साधन के योगदान को प्रदर्शित करता है, और जब हम इसमें उत्पाद पर प्रोडक्ट पर लगे टैक्सेस के मूल्य को जोड़ देते हैं तथा उनमें से उत्पाद अनुदान मतलब सब्सिडी को घटा देते हैं, तो सभी निवासी उत्पादक इकाइयों के ऐसे मूल्यवर्धनों का योग ही जीडीपी होता है। अतः किसी भी राष्ट्र का जीडीपी सकल मूल्यवर्धन का योग होता है। ठीक है, जीवीए का ग्रॉस वैल्यू एडेड का योग होता है क्या? जीडीपी। ठीक है, इसमें ह्रास नहीं निकाला गया है, मतलब डेप्रिसिएशन नहीं निकाला गया है, पर टैक्स और सब्सिडी को सम्मिलित किया गया है। ठीक है, नोट में क्या लिखा है कि भारत आधिकारिक तौर पर नेशनल इनकम की गणना फैक्टर कॉस्ट पर किया करता था, लेकिन क्या हो गया, जनवरी 2015 से सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन सीएसओ 1951 में बना था ना, तो इसके द्वारा नेशनल इनकम की गणना मार्केट प्राइस पर की जा रही है, जो वास्तव में मार्केट कॉस्ट पर आधारित होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है सकल मूल्यवर्धन ग्रॉस वैल्यू एडेड, इसको जीवीए बोलते हैं। इसमें उत्पादन करों को शामिल करने के बाद मार्केट प्राइस ज्ञात होता है। उत्पादन कर मतलब एक्साइज टैक्स केंद्र और राज्यों के अप्रत्यक्ष कर है, इनडायरेक्ट टैक्स है। प्राप्त करने के लिए वर्ष क्या बोला है, 5 वर्ष तक विद्यालयी शिक्षा प्राप्त करने से अगर वंचित रहा हो, ये भी शामिल करते हैं। और क्या है, विद्यालय में उपस्थिति 1 वर्ष से 8 वर्ष तक की आयु का कोई भी बच्चा जो विद्यालय जाने लायक था, विद्यालय से वंचित रहा हो। फिर आया क्या, सी नंबर, जीवन स्तर, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। क्या है भाई, ये प्रत्येक सूचक को 1/18 1/18 1/18 के बराबर भारांकन करता है। इसमें क्या रहता है, पेयजल, ड्रिंकिंग वाटर में क्या है, स्वच्छ पेयजल स्रोत तक पहुंच नहीं है या उस स्रोत तक आने जाने में आधे घंटे से ज्यादा टाइम अगर लगता है, तो ऐसा जो परिवार है ये वंचित है। ठीक है, अब आया क्या, इलेक्ट्रिसिटी मतलब क्या, विद्युत, बिजली अगर कनेक्शन नहीं है तो वह बिजली से वंचित है। फिर आया क्या, स्वच्छता, क्लीनलीनेस। इसमें क्या है, यदि परिवार को पर्याप्त स्वच्छता उपलब्ध नहीं है या सामूहिक शौचालय टॉयलेट प्रयोग करता है तो वह इन सबसे वंचित है, क्लीनलीनेस से वंचित है। फिर आएगा फर्श मतलब फ्लोर वाला, तो घर का फर्श अगर धूल युक्त बालू युक्त जो गोबर से लिपा हो तो वह फर्श से भी वंचित है। फिर आएगा भोजन पकाने का फ्यूल, ईंधन, घर में भोजन पकाने के लिए लकड़ी, कोयला, गोबर के उपलों का प्रयुक्त किया जाता है तो वह ईंधन से फ्यूल से वंचित है। फिर आएगा आस्तियां, इसको बोलते हैं एसेट्स। ऐसे परिवार या व्यक्ति इनको वंचित माना जाता है जिनके पास रेडियो हो गया, टीवी, टेलीविजन, साइकिल, मोटरसाइकिल, रेफ्रिजरेटर, ये सब एसेट्स में से एक से अधिक एसेट्स ना हो और जिनके पास कार या ट्रैक्टर ना हो, इसी को बोलते हैं। ठीक है, फिर निर्धन कौन है भाई, गरीब कौन है, सभी व्यक्तियों को, जितने भी हैं वस्तुगत अभिलक्षणों के आधार पर ऐसे सभी व्यक्तियों को बहुआयामी गरीब माना जाता है जिनमें 1/3 या इससे अधिक आयामों से वंचित हो। अभी जितना बोला ना, ईवी, टीवी, टेलीफोन, ये सब अगर ना हो 1/3 या इससे अधिक तो वह निर्धन है। और बाकी ये स्वच्छता, क्लीनलीनेस, इन सब का अगर 1/3 नहीं है तो वह वंचित है। हाँ, आप क्या पढ़ेंगे, राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम। क्या बोला, किसी भी अर्थव्यवस्था में एक साल के दौरान उत्पादित अंतिम वस्तुओं, फाइनल गुड्स एवं सर्विसेज का मूल्य नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय कहलाता है। भारत की नेशनल इनकम एवं पर कैपिटा इनकम की गणना सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने 1867 में किया था। दादा भाई नौरोजी के जो आकलन के अनुसार 1868 में पर कैपिटा इनकम 20 रुपया थी, 20 रुपया। ठीक है, फिर क्या आया, एफ सिराज नाम है ना, एफ सिराज ने 1911 में पर कैपिटा इनकम 49 बताया। कौन सा ज्यादा बता दिया। वर्ष 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति, नेशनल इनकम कमीशन के अध्यक्ष पीसी महालनोबिस थे, और क्या, डॉक्टर आर गाडगिल और वीके आर वी राव ये सदस्य थे।
अध्यक्ष कौन था? राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष 1949 में पीसी महालनोबिस थे। ठीक है, फिर क्या आया? भारत में राष्ट्रीय आय के आंकड़े फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च पर आधारित होते हैं। भारत में सांख्यिकी विभाग के अंतर्गत केंद्रीय सांख्यिकी संगठन सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, इसकी स्थापना 1951 में हुई थी। यही नेशनल इनकम के आकलन प्रकाशन के लिए उत्तरदायी होता है। कौन होता है भाई? नेशनल इनकम के आकलन एवं प्रकाशन के लिए उत्तरदायी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स और ऑफिस, है ना, यही होता है। 1951 में बना था। इसमें अब आया भाई नोट में क्या लिखा है? साइमन कुजनेट्स को राष्ट्रीय आय लेखांकन नेशनल इनकम अकाउंटिंग का जन्मदाता माना जाता है। किसको? साइमन कुजनेट्स को। इनको नोबेल पुरस्कार मिला था इसके लिए 1971। ये बाप है, राष्ट्रीय आय लेखांकन का बाप है। कौन? साइमन कुजनेट। इसको मिला था नोबेल पुरस्कार 1971 में। ठीक है, अब आया क्या? नेशनल इनकम कोस्ट, राष्ट्रीय आय की लागत। क्या है भाई? किसी भी अर्थव्यवस्था इकोनॉमी की आय यानी इसकी कुल उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं, है ना, गुड्स एंड सर्विसेज के मूल्य की गणना या तो फैक्टर कॉस्ट साधन लागत पर की जाती है या फिर बाजार लागत पर, मतलब मार्केट प्राइस पर। ठीक है, अब आएगा फैक्टर कॉस्ट साधन लागत। क्या होता है भाई? इसमें निवेश की गई लागत, यह मूलतः कौन? फैक्टर कॉस्ट मूलतः इन्वेस्ट की गई लागत होती है जिसे उत्पादक मतलब प्रोड्यूसर उत्पादन प्रक्रिया के दौरान लगाता है। मतलब वही लगाएगा, जो बना रहा वही लगा रहा है। जैसे पूंजी की लागत हो गया, इंटरेस्ट पर ब्याज देना पड़ेगा ना, ऋण पर ब्याज देना पड़ेगा, लोन लिया है तो वो भी जोड़ेगा। और कच्चा माल, रॉ मटेरियल, श्रम, किराया, बिजली, यही सब होता है फैक्टर कॉस्ट। अर्थात किसी गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन में उपभोग या उत्पादक कारकों के संपूर्ण मूल्य को फैक्टर कॉस्ट बोलते हैं। इसमें उत्पादन के दौरान इन कारकों के लागत का आकलन करते हैं। इसके बाद उस गुड्स एंड सर्विस का मूल्य निर्धारित किया जाता है। अब आया क्या? नोट। फैक्टर कॉस्ट में साधन लागत में सरकार को भुगतान पेमेंट किए गए टैक्सेस को शामिल नहीं किया जाता, क्योंकि ये डायरेक्टली उत्पादन प्रक्रिया में शामिल नहीं होता, परंतु कोई अनुदान या फिर सब्सिडीज प्राप्त की जाती है तो उसे फैक्टर कॉस्ट में शामिल किया जाता है। अब आया क्या? मार्केट प्राइस, बाजार लागत। क्या होता है ये? बाजार लागत, मार्केट प्राइस वह मूल्य है जिसे एक कंज्यूमर उपभोक्ता द्वारा किसी गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदते समय किसी सेलर को पेमेंट किया जाता है। मार्केट प्राइस गुड्स एंड सर्विस की फैक्टर कॉस्ट पर इनडायरेक्ट टैक्स जोड़ने के बाद निकाली जाती है। यानी मार्केट प्राइस पर पहुंचने के लिए फैक्टर कॉस्ट में गवर्नमेंट को पेमेंट किए गए टैक्सेस को शामिल किया जाता है, जबकि सरकार के द्वारा दी गई सब्सिडी अनुदान को फैक्टर कॉस्ट में माइनस किया जाता है, क्योंकि फैक्टर कॉस्ट निर्धारण के समय ही इसकी गणना कर ली जाती है, इसलिए माइनस करते हैं। अब आया भाई कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यू एडेड, मूल्यवर्धन की धारणा। क्या है भाई मूल्यवर्धन? मतलब क्या? वैल्यू एडेड। मूल्यवर्धन उत्पादन प्रक्रिया में श्रम, पूंजी तथा अन्य साधन के योगदान को प्रदर्शित करता है, और जब हम इसमें उत्पाद पर, प्रोडक्ट पर लगे टैक्सेस के मूल्य को जोड़ देते हैं तथा उनमें से उत्पाद अनुदान मतलब सब्सिडी को घटा देते हैं, तो सभी निवासी उत्पादक इकाइयों के ऐसे मूल्यवर्धनों का योग ही जीडीपी होता है। अतः किसी भी राष्ट्र का जीडीपी सकल मूल्यवर्धन का योग होता है। ठीक है, जीवीए का ग्रॉस वैल्यू एडेड का योग होता है। क्या? जीडीपी। ठीक है, इसमें ह्रास नहीं निकाला गया है, मतलब डेप्रिसिएशन नहीं निकाला गया है, पर टैक्स और सब्सिडी को सम्मिलित किया गया है। ठीक है, नोट में क्या लिखा है कि भारत आधिकारिक तौर पर नेशनल इनकम की गणना फैक्टर कॉस्ट पर किया करता था, लेकिन क्या हो गया? जनवरी 2015 से सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन सीएसओ 1951 में बना था ना, तो इसके द्वारा नेशनल इनकम की गणना मार्केट प्राइस पर की जा रही है, जो वास्तव में मार्केट कॉस्ट पर आधारित होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है सकल मूल्यवर्धन, ग्रॉस वैल्यू एडेड, इसको जीवीए बोलते हैं। इसमें उत्पादन करों को शामिल करने के बाद मार्केट प्राइस ज्ञात होता है। उत्पादन कर मतलब एक्साइज टैक्स, केंद्र और राज्यों के अप्रत्यक्ष कर है, इनडायरेक्ट टैक्स है। कुजनेट्स को राष्ट्रीय आय लेखांकन नेशनल इनकम अकाउंटिंग का जन्मदाता माना जाता है। किसको? साइमन कुजनेट्स को। इनको नोबेल पुरस्कार मिला था इसके लिए 1971। ये बाप है, राष्ट्रीय आय लेखांकन का बाप है। कौन? साइमन कुजनेट। इसको मिला था नोबेल पुरस्कार 1971 में। ठीक है, अब आया क्या? नेशनल इनकम कोस्ट, राष्ट्रीय आय की लागत। क्या है भाई? किसी भी अर्थव्यवस्था इकोनॉमी की आय यानी इसकी कुल उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं, है ना, गुड्स एंड सर्विसेज के मूल्य की गणना या तो फैक्टर कॉस्ट साधन लागत पर की जाती है या फिर बाजार लागत पर, मतलब मार्केट प्राइस पर। ठीक है, अब आएगा फैक्टर कॉस्ट साधन लागत। क्या होता है भाई? इसमें निवेश की गई लागत, यह मूलतः कौन? फैक्टर कॉस्ट मूलतः इन्वेस्ट की गई लागत होती है जिसे उत्पादक मतलब प्रोड्यूसर
उत्पादन प्रक्रिया के दौरान लगाता है, मतलब वही लगाएगा जो बना रहा वही लगा रहा है। जैसे पूंजी की लागत हो गया, इंटरेस्ट पर ब्याज देना पड़ेगा ना, ऋण पर ब्याज देना पड़ेगा, लोन लिया है तो वो भी जोड़ेगा। और कच्चा माल, रॉ मटेरियल, श्रम, किराया, बिजली, यही सब होता है फैक्टर कॉस्ट। अर्थात किसी गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन में उपभोग या उत्पादक कारकों के संपूर्ण मूल्य को फैक्टर कॉस्ट बोलते हैं। इसमें उत्पादन के दौरान इन कारकों की लागत का आकलन करते हैं। इसके बाद उस गुड्स एंड सर्विस का मूल्य निर्धारित किया जाता है। अब आया क्या नोट, फैक्टर कॉस्ट में साधन लागत में सरकार को भुगतान पेमेंट किए गए टैक्सेस को शामिल नहीं किया जाता, क्योंकि ये डायरेक्टली उत्पादन प्रक्रिया में शामिल नहीं होता, परंतु कोई अनुदान या फिर सब्सिडीज प्राप्त की जाती है तो उसे फैक्टर कॉस्ट में शामिल किया जाता है। अब आया क्या मार्केट प्राइस, बाजार लागत। क्या होता है ये बाजार लागत? मार्केट प्राइस वह मूल्य है जिसे एक कंज्यूमर, उपभोक्ता द्वारा किसी गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदते समय किसी सेलर को पेमेंट किया जाता है। मार्केट प्राइस गुड्स एंड सर्विस की फैक्टर कॉस्ट पर इनडायरेक्ट टैक्स जोड़ने के बाद निकाली जाती है। यानी मार्केट प्राइस पर पहुंचने के लिए फैक्टर कॉस्ट में गवर्नमेंट को पेमेंट किए गए टैक्सेस को शामिल किया जाता है, जबकि सरकार के द्वारा दी गई सब्सिडी, अनुदान को फैक्टर कॉस्ट में माइनस किया जाता है, क्योंकि फैक्टर कॉस्ट निर्धारण के समय ही इसकी गणना कर ली जाती है, इसलिए माइनस करते हैं। अब आया भाई कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यू एडेड, मूल्यवर्धन की धारणा। क्या है भाई मूल्यवर्धन? मतलब क्या? वैल्यू एडेड। मूल्यवर्धन उत्पादन प्रक्रिया में श्रम, पूंजी तथा अन्य साधन के योगदान को प्रदर्शित करता है, और जब हम इसमें उत्पाद पर, प्रोडक्ट पर लगे टैक्सेस के मूल्य को जोड़ देते हैं तथा उनमें से उत्पाद अनुदान मतलब सब्सिडी को घटा देते हैं, तो सभी निवासी उत्पादक इकाइयों के ऐसे मूल्यवर्धनों का योग ही जीडीपी होता है। अतः किसी भी राष्ट्र का जीडीपी सकल मूल्यवर्धन का योग होता है। ठीक है, जीवीए का ग्रॉस वैल्यू एडेड का योग होता है। क्या? जीडीपी। ठीक है, इसमें ह्रास नहीं निकाला गया है, मतलब डेप्रिसिएशन नहीं निकाला गया है, पर टैक्स और सब्सिडी को सम्मिलित किया गया है। ठीक है, नोट में क्या लिखा है कि भारत आधिकारिक तौर पर नेशनल इनकम की गणना फैक्टर कॉस्ट पर किया करता था, लेकिन क्या हो गया, जनवरी 2015 से सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन सीएसओ 1951 में बना था ना, तो इसके द्वारा नेशनल इनकम की गणना मार्केट प्राइस पर की जा रही है, जो वास्तव में मार्केट कॉस्ट पर आधारित होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है सकल मूल्यवर्धन, ग्रॉस वैल्यू एडेड, इसको जीवीए बोलते हैं। इसमें उत्पादन करों को शामिल करने के बाद मार्केट प्राइस ज्ञात होता है। उत्पादन कर मतलब एक्साइज टैक्स, केंद्र और राज्यों के अप्रत्यक्ष कर, इनडायरेक्ट टैक्स है। मार्केट प्राइस गुड्स एंड सर्विस की फैक्टर कॉस्ट पर इनडायरेक्ट टैक्स जोड़ने के बाद निकाली जाती है। यानी मार्केट प्राइस पर पहुंचने के लिए फैक्टर कॉस्ट में गवर्नमेंट को पेमेंट किए गए टैक्सेस को शामिल किया जाता है, जबकि सरकार के द्वारा दी गई सब्सिडी, अनुदान को फैक्टर कॉस्ट में माइनस किया जाता है, क्योंकि फैक्टर कॉस्ट निर्धारण के समय ही इसकी गणना कर ली जाती है, इसलिए माइनस करते हैं। अब आया भाई कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यू एडेड, मूल्यवर्धन की धारणा। क्या है भाई मूल्यवर्धन? मतलब क्या? वैल्यू एडेड। मूल्यवर्धन उत्पादन प्रक्रिया में श्रम, पूंजी तथा अन्य साधन के योगदान को प्रदर्शित करता है, और जब हम इसमें उत्पाद पर, प्रोडक्ट पर लगे टैक्सेस के मूल्य को जोड़ देते हैं तथा उनमें से उत्पाद अनुदान मतलब सब्सिडी को घटा देते हैं, तो सभी निवासी उत्पादक इकाइयों के ऐसे मूल्यवर्धनों का योग ही जीडीपी होता है। अतः किसी भी राष्ट्र का जीडीपी सकल मूल्यवर्धन का योग होता है। ठीक है, जीवीए का ग्रॉस वैल्यू एडेड का योग होता है। क्या? जीडीपी। ठीक है, इसमें ह्रास नहीं निकाला गया है, मतलब डेप्रिसिएशन नहीं निकाला गया है, पर टैक्स और सब्सिडी को सम्मिलित किया गया है। ठीक है, नोट में क्या लिखा है कि भारत आधिकारिक तौर पर नेशनल इनकम की गणना फैक्टर कॉस्ट पर किया करता था, लेकिन क्या हो गया, जनवरी 2015 से सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन सीएसओ 1951 में बना था ना, तो इसके द्वारा नेशनल इनकम की गणना मार्केट प्राइस पर की जा रही है, जो वास्तव में मार्केट कॉस्ट पर आधारित होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है सकल मूल्यवर्धन, ग्रॉस वैल्यू एडेड, इसको जीवीए बोलते हैं। इसमें उत्पादन करों को शामिल करने के बाद मार्केट प्राइस ज्ञात होता है। उत्पादन कर मतलब एक्साइज टैक्स, केंद्र और राज्यों के अप्रत्यक्ष कर, इनडायरेक्ट टैक्स है। अतः किसी भी राष्ट्र का जीडीपी सकल मूल्यवर्धन का योग होता है। ठीक है, जीवीए का ग्रॉस वैल्यू एडेड का योग होता है। क्या? जीडीपी। ठीक है, इसमें ह्रास नहीं निकाला गया है, मतलब डेप्रिसिएशन नहीं निकाला गया है, पर टैक्स और सब्सिडी को सम्मिलित किया गया है।
ठीक है। नोट में क्या लिखा है कि भारत आधिकारिक तौर पर नेशनल इनकम की गणना फैक्टर कोस्ट पर किया करता था, लेकिन क्या हो गया, जनवरी 2015 से सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन CSO 1951 में बना था ना, तो इसके द्वारा नेशनल इनकम की गणना मार्केट प्राइस पर की जा रही है, जो वास्तव में मार्केट कोस्ट पर आधारित होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है सकल मूल्य वर्धन, ग्रॉस वैल्यू एडेड, इसको GVA बोलते हैं। इसमें उत्पादन करों को शामिल करने के बाद मार्केट प्राइस ज्ञात होता है। उत्पादन कर मतलब एक्साइज टैक्स केंद्र और राज्यों के अप्रत्यक्ष कर है, इनडायरेक्ट टैक्स है। जनवरी 2015 से सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन CSO 1951 में बना था ना, तो इसके द्वारा नेशनल इनकम की गणना मार्केट प्राइस पर की जा रही है, जो वास्तव में मार्केट कोस्ट पर आधारित होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है सकल मूल्य वर्धन, ग्रॉस वैल्यू एडेड, इसको GVA बोलते हैं। इसमें उत्पादन करों को शामिल करने के बाद मार्केट प्राइस ज्ञात होता है। उत्पादन कर मतलब एक्साइज टैक्स केंद्र और राज्यों के अप्रत्यक्ष कर है, इनडायरेक्ट टैक्स है।